अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है एक्सरसाइज 26.3 करेंगे और इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस करेंगे। और आखिरी एक्सरसाइज है टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल चैप्टर की। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन शॉर्ट में तो आ जाएगा और पूरी ही बुक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो लास्ट की एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी चैप्टर में। तो आ जाएँ, इसको जो है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले भाई देखो, मैं थ्योरम समझाऊंगा, उसके बाद आपको जो है वो मैं एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है। एक्सरसाइज में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, थोड़े मुश्किल हैं लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो जाए ना, वरना अगर विजिबल ही नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए विजिबल हो गई। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई, इसको और बेहतर करते हैं। हाँ ठीक है, अब ये आपके लिए बेहतर हो गई, विजिबल हो गई होगी, अच्छी बुक। अच्छा, अब देखो, ये तो हम तमाम क्वेश्चंस इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हमने ये चीज़ें करनी हैं, आज हमने ये चीज़ें करनी हैं। तो क्लियर है वीडियो? तो क्लियर ही आ रही है। चलो इसको पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर 26.4 के थ्योरम्स होंगे, 26.3 तक थ्योरम्स हम पहले कर चुके हैं। तो जो आपको एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा 26.2 में। तो आ जाओ, अब इसमें क्या कहते हैं। अब इसमें 2 सर्कल हैं, वो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरनली और एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। तो एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी और इंटरनली टच करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, वो देखते हैं। देखो, अगर सर्कल एक दूसरे से बाहर बन रहे हैं ना, तो मोस्टली केस में ये होगा कि वो आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। अब जैसे देखो, यहाँ पर ये 2 सर्कल, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल बाहर बन रहा है, तो एक्सटर्नली टच कर रहा होगा एक सर्कल दूसरे को, इंटरनली नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनली कर रहा होता तो फिर जो है वो ये छोटा वाला सर्कल बड़े सर्कल के अंदर बनता। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। इफ़ 2 सर्कल्स, यानी 2 सर्कल्स हैं आपके पास, टच एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी बाहर एक दूसरे से मिल रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडी। अब रेडी क्या है? रेडियस की जमा। अब देखो, अगर आपको ओ और ओ प्राइम के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, यानी दोनों सर्कल के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, दोनों सर्कल के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास सर्कल 1 का रेडियस है उसको आप सर्कल 2 के रेडियस के साथ सिंपल ऐड कर दोगे ना, जैसे यहाँ पर हुआ है, तो आपके पास रेडियस आ जाए, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब यही आपको थ्योरम से प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, चलो फिर यहाँ से पढ़ लेते हैं। सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छा, ये बड़ा सर्कल जो है वो ओ सेंटर रखता है, यानी इसके सेंटर को हमने ओ का है, और जो छोटा सर्कल है ना, उसके सेंटर को हमने ओ प्राइम कह दिया है। बात तो समझ में आ रही होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा और अगर मैं फोकस और जूम कर दूँ तो आपको और अच्छा नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आर आपके पास सर्कल 1 का रेडियस है और आर प्राइम सर्कल 2 का रेडियस है। तो रेडियस आर से डिनोट होता है, तो इसलिए प्राइम कर दिया है। रिस्पेक्टली से मुराद इसका रेडियस ये है ओ प्राइम, ओ आर प्राइम का रेडियस। अच्छा, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो मैंने बता दिया ना, एक्सटर्नली टच करेगा तो ऐसी डायग्राम आएगी और इंटरनली टच करेगा ना तो ऐसी डायग्राम आएगी। देखो, ऐसी डायग्राम आएगी, अंदर टच कर रहा है। अच्छा, तो अब देखो आगे क्या कहता है। अब आपको वही मैंने बताया ना, ओ से लेकर ओ प्राइम तक का डिस्टेंस बताना है, तो दोनों रेडियस को ऐड कर दोगे तो ओ से लेके ओ प्राइम तक का डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर ओ प्राइम से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों रेडियस हैं और सेम नहीं होगी इनकी वैल्यू। मतलब ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस बड़ा आएगा, रेडियस इसका बड़ा आएगा, और ओ प्राइम से लेके बी तक का डिस्टेंस छोटा आएगा, क्योंकि वो सर्कल छोटा है तो रेडियस भी छोटा ही बनाएगा ना। अच्छा, ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट। अब एक टेंजेंट जो है वो कॉमन है, यानी इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट की वही वैल्यू है जो इस सर्कल के लिए। तो आपको ये नज़र आ रही होगी टेंजेंट बनी हुई, और टेंजेंट बनी हुई है इसलिए इसके ऊपर जो है वो डबल एरो का साइन भी दिख रहा होगा। बी जो है वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों सर्कल एक दूसरे से मिल रहे हैं और टेंजेंट भी वहीं से गुजर रही है। आपको मैं 50 बार ये बात बता चुका हूँ,
कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो यहाँ पे रेडियस यानी ओ बी रेडियस है ना, ये ए सी क्या है टेंजेंट, इसके क्या है परपेंडिकुलर, तो बी क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर यानी 90। इसी तरह से ओ प्राइम बी ये भी एक रेडियस है, तो ये भी ए सी के परपेंडिकुलर है, देख लो आप। अच्छा अब देखो जब दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दोनों एंगल को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। तो देखो ये एंगल भी 180 90 है, ये भी 90, तो 180 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप जो साइड्स बन रही हैं उन्हें भी ऐड करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि 180 आपके पास जब भी आता है किसी भी सर्कल की कंडीशन में या कभी भी 180 आने की वजह ये होती है कि कोई लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है ना वो 180 होता है। ठीक है, अगर 180 एंगल आ रहा है इसका मतलब है लाइन स्ट्रेट है, दोनों को ऐड कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया ओ और ओ प्राइम। ओ क्या है ये वाला सेंटर और ओ प्राइम क्या है ये वाला सेंटर है। ठीक है, तो ये पहला थ्योरम तो आपका जो हो गया। अब सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, यानी एक बड़ा सर्कल है उसके अंदर छोटा सर्कल बना हुआ है। अब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है वरना गायब हो जाते। अब देखो यहाँ पे वही बात लिखी है इन्होंने जो हमने पढ़ी, इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली, यानी एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अंदर टच कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ देयर रेडियाई। अच्छा अब इनका जो डिस्टेंस है ना, मतलब इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है। समझ गए ना बात, मतलब जब भी इंटरनली टच करेंगे ना तो आप क्या करोगे दोनों रेडियस को माइनस कर दोगे, और एक्सटर्नली टच करेंगे तो एक दूसरे को ऐड कर दोगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर एग्जांपल समझो ये ओ प्राइम और बी है आपके पास, इसी लाइन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ओ प्राइम और ये बी हो गया। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब देखो ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास आर है ना, और ओ प्राइम से लेकर बी तक का डिस्टेंस है आर प्राइम। तो जब आप इस वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, और इसको आप क्या कहोगे ओ और ओ प्राइम। देखो सिंपल, आपको जो रूल है वो नज़र आ रहा होगा कि ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस आर है, ओ प्राइम से लेके बी तक का डिस्टेंस आर प्राइम है, दोनों को माइनस कर रहे हो तो सिंपल आपके पास ओ और ओ प्राइम आ रहा है, जिसे आप एक्स भी कह सकते हो चाहो तो। ठीक है, अच्छा तो ये समझ गए ना बात कैसे आया कि ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस आर है, ओ प्राइम से लेकर बी तक का डिस्टेंस आर प्राइम है, आर को आर प्राइम से माइनस कर रहे हो तो ओ और ओ प्राइम तक डिस्टेंस बच रहा है। ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट। अच्छा जब इंटरनली टच करे एक्सटर्नली टच करे कॉमन टेंजेंट आप बना सकते हो जो बना हुआ है। तो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था कि रेडियस परपेंडिकुलरली टच करता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो एंगल जो बी है, बी पे जो एंगल बनेगा वो 90 है, और ओ प्राइम बी पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। अब मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों एंगल परपेंडिकुलर बना रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पर तो पहले ऐड ही किया है, ओ और ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम बी को हमने ऐड किया है, ओ प्राइम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को ऐड किया, और फिर ओ प्राइम बी तक के डिस्टेंस को ऐड किया, तो मेरे पास क्या आ रहा है ओ बी। लेकिन मुझे ओ बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओ और ओ प्राइम। तो ओ प्राइम बी उधर ले जाके माइनस कर दूंगा तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा ये तो बहुत आसान थ्योरम है, इसमें आपको क्या बताना है, इसको आपको ये बताना है और यही सवाल भी करना है अभी हमने आगे। ठीक है, और थ्योरम में भी आ रहा है ये एक्सरसाइज पे, ये थ्योरम एक्सरसाइज में भी आ जाएगा। इसमें आपने ये बताना है कि ये जो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल है ना, ये जो पेरीमीटर नज़र आ रहा है ट्राइंगल का, ये सम है ट्राइंगल के, ये जो है वो रेडियस के सम है, मतलब ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ये रेडियस का सम है, ये आपने बताना है बस इसमें। तो आए इसको चेक करते हैं सॉल्व करके। मतलब फॉर एग्जांपल ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालोगे ना तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा। वो तो पता चल ही रहा है, लेकिन सर्कल की मदद से कैसे निकालेंगे। तो 3 सर्कल बन रहे हैं, तीनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तीनों के सेंटर्स अलग अलग हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहूँगा कि देखो भाई कभी कभार ना हमसे गलतियाँ हो जाती हैं पढ़ने में, लिखने में, या
हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलतियाँ हो गई हैं उनको हम पकड़ के बैठे रहें कि हमसे गलतियाँ कैसे हो गई। नहीं, उन गलतियों को आप भूल जाओ, मेहनत दोबारा से करो। इंशाल्लाह अगर मेहनत करोगे ना तो जो गलतियाँ हुई थी वो भी सुधर जाएंगी, उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब आप उन गलतियों से सीख जाओगे। तो बस कभी अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ आप नहीं करना चाह रहे थे हो जाए, तो ज़्यादा मत सोचो, उन चीज़ों को भूलो और आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ज़रूर साथ देगा। तो चलो भाई अब आगे काम करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी मोटिवेशन थी जो मैंने दी। देखो इफ़ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल है, नज़र आ रहा है, टच इन देयर एक्सटर्नली। अब देखो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, साफ बात पता चल रही है, दोनों सर्कल बाहर बने हुए हैं, ये सर्कल इसके बाहर बना हुआ है, ये सर्कल। तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछे ना सर्कल 1 सर्कल 2 से टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो सर्कल 2 3 भी टच कर रहा है और 1 3 भी टच कर रहा है, तो तीनों सर्कल एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। देन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। अच्छा, इनके सेंटर्स को अगर ज्वाइन कर दोगे ना, ये बी सेंटर है सर्कल 1 का, सी सेंटर है सर्कल 3 का, ए सेंटर है सर्कल ए का। तो देखो भाई मैंने उस दिन भी बताई थी, आप सेंटर को ओ के अलावा कुछ और भी पेरीमीटर असाइन कर सकते हो, मतलब वैल्यू असाइन कर सकते हो, तो मतलब कोई अल्फ़ाबेट असाइन कर सकते हो। तो देखो यहाँ ओ असाइन नहीं किया, यहाँ पर बी असाइन कर दिया, तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। तो बस हमने समझ में आ गई ना बात कि भाई अब इनके सेंटर्स के दरमियान के डिस्टेंस को अगर ऐड कर देंगे, तीनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये रेडियाई, ये पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल बनेगा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल पता है ना, कितना एरिया, मतलब कितनी जो है वो लेंथ इस्तेमाल करके ट्रायंगल बनाया है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। इसका मैं तीनों लेंथ को ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाता है। ये 2 यहाँ पर इसलिए लगा हुआ है ताकि चीज़ जो है वो पेरीमीटर बैलेंस होकर आए, ठीक है। ये कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, बस कांस्टेंट है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपने प्रूव करके बताना है। कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हो, ए बी, मतलब ये जो ए बी लाइन थी ना, इनको आपस में आपने मिला के बनाया है, बी सी भी बनाया है, सी ए भी बनाया है, ताकि एक ट्रायंगल हमें नज़र आ सके और फिर हम उसे स्टडी कर सकें। अच्छा, पी पॉइंट वो है जहाँ पर सर्कल 1 सर्कल 2 को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है। सी क्यू पॉइंट वो है जहाँ पर सर्कल 1 सर्कल 3 को टच कर रहा है। आर पॉइंट वो है जहाँ पर सर्कल 1 सर्कल 2 को टच कर रहा है, रिस्पेक्टली फ्रॉम अ ट्रायंगल, ठीक है। और फिर ट्रायंगल एक ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। अच्छा देखो भाई, ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब फिर पढ़ लेते हैं कि अगर तुम्हें ए बी निकालनी है, ठीक है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो बी पी को ऐड कर दो पी ए से, है ना। तो बी पी को ऐड कर दो पी ए से, बी पी बन आता था ना, बन, और पी ए एफ कर दोगे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स हो जाएगा। तो याद रखना बस ये चीज़ है कि ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। ये तो मैं इसलिए बता देता हूँ कुछ चीज़ों की जो एब्रिएशन होती है ना, ताकि आपको याद रहे थोड़ा बहुत। ए बी मैंने अभी बताया ना, ए पी और प्लस बी पी को ऐड करोगे तो वो ए बी बनेगा। इसी तरह से बी सी बनाना चाह रहे हो तो बी क्यू और सी क्यू को ऐड करो। देखो यहाँ पर ये आ गया बी क्यू प्लस सी क्यू, ये कह भी रहे क्यू लाइज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, तो ये दरमियान का पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह से अगर ए सी बनाना चाह रहे हो तो सी आर और आर सी को ऐड कर दो। अब सी आर आपको पता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, ए आर का पता नहीं क्या होता है ए आर तो पहली बार देखा है। अच्छा, अब क्या करना है, आप इन तीनों को ऐड कर दो, ए बी बी सी सी ए, देखो ऐड करके लिख दिया। अब ये इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यूज है इनको भी ऐड कर दो। देखो ए बी बी पी बी क्यू प्लस सी क्यू सबको ऐड करके लिख दिया। अब क्या करना है, देखो अब ये करना है कि बी पी और पी ए इनको एक साथ लिख लो। देखो जैसे इन्होंने कर दिया। अच्छा, इन्होंने बी पी, हाँ देखो ये रहा बी पी, ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी इधर मिस्टेक नज़र आती है। अब कोई मसला नहीं है, यहाँ पर ऐसा करना है कि R1 और अच्छा मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये बी पी R2 है, अगर नज़र ना आ रहा हो तो देख लेना अपनी बुक से भी, और पी ए जो है वो R1 है, और इसी तरह से Q जो है वो आपके पास क्यू सी जो है वो R3 है, और बाकी फिर पैरामीटर्स को नंबरिंग करी गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया ए पी और ए आर को साथ लिख दिया, क्योंकि ए पी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर देखो R1 है,
AP नज़र आ रहा है ना, R1 है, इसीलिए 7 लिखा है। और इसी तरह से AR भी आपके पास R1 है, देखो ये भी R1 है, ये भी R1 है, BP भी R1 है, BQ भी R1 है, QC भी R1 है, और RC भी R1 बोल दिया मैंने, AB, AR और AP ये दोनों R1 है, BP या PB और BQ ये R2 है, QC और QC और QRC ये दोनों R3 हैं। तो इसलिए इनको 7 कर करके लिख दिया गया है। तो देखो AP AR ताकि 2 बन जाए। अब देखो R1 R2 हो जाएगा, इसी तरह से R2 + R2। अब देखो क्योंकि BP और BQ R2 हैं, देखो BP और BQ R2 हैं, इसलिए 7 करके लिखा। इसी तरह से RC और CQ भी R3 हैं, तो 7 करके लिख दिया। तो इसे ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया 2R1, इसे ऐड कर दिया 2R2, इसे ऐड कर दिया 2R3, 2 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। तो देखो ये बात प्रूफ हो गई कि जो ट्रायंगल का पैरामीटर है वो 2R1 + R2 + R3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, ये लिखा हुआ भी है AP और AP और AR R1 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी जो यूज़ है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, एक्सरसाइज में इस थ्योरम का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दोनों ट्रायंगल्स बन गए आपके पास। अच्छा, अब इतना तो आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, जब एक सर्कल से 2 टेंजेंट बने तो वो जहाँ तक मिल रही हो जाकर वहाँ से लेकर A से लेके P तक का डिस्टेंस C से लेके P तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। हम थ्योरम्स में 10 बार इस चीज़ को डील करा और 10 बार हमने इस चीज़ को पढ़ा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। अब देखो 2 टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स यानी एक दूसरे को काट भी रही हैं। यहाँ पर देखो इसको इधर काट रही हैं ये एक दूसरे को, दोनों जो टेंजेंट है ना, एक टेंजेंट है आपके पास AB, एक टेंजेंट है CD, और एक दूसरे को कट कर रही हैं, कॉमन है यानी दोनों ट्रायंगल में मौजूद है। अच्छा, जो टेंजेंट ट्रायंगल 1 में है, सर्कल 1 में है, वही टेंजेंट सर्कल 2 के लिए भी है। देखो सर्कल 1 के लिए टेंजेंट अगर AB है तो सर्कल 2 के लिए भी टेंजेंट BA है या AB है। इसी तरह से सर्कल 2 के लिए टेंजेंट अगर DC है तो सर्कल 1 के लिए भी टेंजेंट CD है। टेंजेंट आपको पता है एक पॉइंट पे टच करती है। अब आपने बस इतना सा बता देना है कि ये जो आपके पास दोनों टेंजेंट हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, बस, और कुछ नहीं बताना, कि A से लेके B, C से लेके D तक डिस्टेंस सेम होगा। देखो ये लिखा हुआ भी, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब आओ इसको जो है इधर करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो मैंने थ्योरम पहले भी पढ़ाया था, फिर बता रहा हूँ, ये थ्योरम मैंने बहुत बार पढ़ाया कि जब भी आपके पास टेंजेंट बनती है ना 2, तो उन टेंजेंट का डिस्टेंस सेम होता है। अगर एक सर्कल में 2 टेंजेंट बनती है तो उनका डिस्टेंस सेम होता है, यानी A से लेके P, C से लेके P तक का डिस्टेंस सेम होगा। अब इसी तरह से दूसरे सर्कल में भी बन रही है, D से लेके P और B से लेके P तक का डिस्टेंस सेम होगा। देखो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि A से लेके P, C से लेके P तक का डिस्टेंस सेम, B से लेके P, D से लेके P तक का डिस्टेंस सेम, क्योंकि टेंजेंट है और आउटसाइड है तो ये सेम होंगी। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, अब AP और BP मिलके कौन सी लाइन बना रही हैं? बिल्कुल सही, AB। ठीक है, देखो AP और PB मिलके क्या बना रही है? AB। इसी तरह से CP और DP क्या मिलके बना रही हैं? DP। हाँ, DP नहीं, CD। ठीक है, तो ये बात प्रूफ हो गई कि दोनों लाइन बराबर है। ठीक है, क्योंकि आधी आधी बराबर हैं तो फिर दोबारा मिलेंगे तो भी बराबर होगी। अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पर जिनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहले दो थ्योरम्स हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल से मुराद ये है कि फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। चलो, अच्छा विजिबल होगा, आई होप, माशाल्लाह से अच्छा नज़र आ रहा है। तो ठीक है, अब इस थ्योरम को पढ़ते हैं। जो थ्योरम आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ था, मतलब जो थ्योरम हमने पीछे पढ़ा, ये उससे मिलता जुलता थ्योरम ही है। देख लेते हैं कहीं वही थ्योरम तो नहीं है, कि ऐसा ना हो वही थ्योरम हम दोबारा कर दिया। हाँ, तो देखिए नहीं, अलग है, वो भी कुछ इसी तरह का था। अगर आप देखो इफ़ 2 सर्कल लिखा हुआ था बस उसमें, मतलब वो अलग था, ये कह रहा हूँ। ऐसे तो हम नहीं पहचानेंगे ना कि भाई सवाल में शुरू में क्या लिखा था, आखिर में क्या लिखा था, ये लिखेंगे कंडीशन क्या है। लेकिन वैसे थ्योरम लिखने के हिसाब से ये वही थ्योरम है जो हमने इससे पहले पढ़ा था। इफ़ लेंथ ऑफ अ सेगमेंट कह रहे हैं, ज्वाइन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि ये OB रेडियस है,
इन्होंने कहा है ओ बी एक लेंथ ऑफ सेगमेंट, एक लेंथ है। अब रेडियल सेगमेंट है, हमें तो पता है वो बात, और ओ प्राइम बी भी एक सेगमेंट है। ये दोनों मिलकर, इन दोनों का सम यानी मिलकर ये बनाएंगे आपके पास ओ से लेकर ओ प्राइम तक का डिस्टेंस। एक टेंजेंट भी ड्रॉ है और दोनों एक दूसरे को, ये लिखा हुआ है शो डेट द सर्कल टच एक्सटर्नली। तो आपने बस अब ये शो करना है कि क्या ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहाँ पर आपने ये शो नहीं करना कि ये दोनों लेंथ का सम आपके पास जो है वो ओ और ओ प्राइम के बराबर है, यानी ये दोनों सर्कल के रेडियस का सम आपके पास ओ और ओ प्राइम के बराबर है, ये प्रूफ नहीं करना। आपने ये प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो नज़र भी आ रहा है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, लेकिन ये हमें नज़र आने पे प्रूफ नहीं करना, हमें लिख के प्रूफ करके बताना है। अब मैं बोलूँ आपका नाम जो है वो बासित है, चलो आपका नाम हसन है, तो आप बोलोगे कि लिख के दो, प्रूफ करो। कैसे हसन है बताओ, कहाँ लिखा है? तो भाई किसी का नाम अगर कोई है तो उसके NIC पर या कहीं तो लिखा होगा ना, बे फॉर्म पर। तो इसी तरह से बस अगर आपने ये बोल दिया ना कि ये दोनों वाकई हैं तो प्रूफ करके बताएं, लिख के बताएं। अच्छा देखो भाई, ओ और ओ प्राइम यहाँ पर ये मोड में लेने का मकसद ये है कि भाई ये दोनों हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अगर कभी आपने नेगेटिव निकाल भी लिया है ना तो ये पॉजिटिव ही लिखना। इज़ द लेंथ ऑफ द सिस्टम ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम द सर्कल आर टच एक्सटर्नली, ये प्रूफ करना है। AC आपके पास टेंजेंट है, आप अच्छी तरीके से इसे जानते हैं और आप इससे यूज टू हो चुके हैं। अच्छा देखो भाई, वही बात जो पहले थ्योरम में थी यहाँ पर भी है कि जब भी रेडियस टेंजेंट को टच करता है तो परपेंडिकुलर हो जाती हैं दोनों लाइन एक दूसरे के। तो देखो OB रेडियस है ना, देखो RB ऊपर लिख दिया है ना, इससे तो समझ गए होंगे अब इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो। AC टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में एंगल तो 90 का बनता है ना, ये देखो लिखा हुआ है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। रेडियस को जो लाइन बनाती है वो रेडियल सेगमेंट होती है। O प्राइम भी AC, ये भी सर्कल है, इसके पास भी रेडियस है, चाहे छोटा है तो क्या हो गया, तो टच तो वो भी टेंजेंट को ही कर रहा है, तो वो भी 90 पे ही कर रहा होगा, है ना। देखो ये देखो। अच्छा अब देखो, दोनों को ऐड करोगे 180 आएगा, यानी जो भी लाइन है वो स्ट्रेट है। अगर कोई दो एंगल को ऐड कर रहे हो और वो 180 आ रहा है, मतलब सेम लाइन पे बनने वाले दो एंगल को ऐड कर रहे हो। देखो मैं इतनी देर से आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास सेम लाइन है और दो एंगल आपने ऐड किए, एक एंगल ये और एक एंगल ये, और ये दोनों एंगल ऐड होकर एंगल 1 एंगल 2 ऐड होकर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड होकर 180 आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो आपके पास OP रेडियस 1 है और O प्राइम B, सॉरी OB था वो, O प्राइम B ये रेडियस 2 है, जिसे हम रेडियस R प्राइम कह रहे हो। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके पास O और O प्राइम बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये O और O प्राइम आ रहा है यानी ऐड हो रहे हैं दोनों रेडियस, तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, जब ये ऐसा हुआ है, वरना नहीं होता। समझ में आ गई ना बात, कोई मुश्किल नहीं थी। अब देखो ये पूरा वही थ्योरम है जो इससे पहले हमने करा पैरामीटर वाला, कि अगर आपके पास जो B से लेकर A तक का डिस्टेंस है, ये ट्रायंगल 1 सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3, आपकी याद दहानी के लिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो देखो यहाँ यही कह रहे हैं, इफ पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ 3, मतलब कह रहे हैं कि 3 सर्कल के सेंटर्स हैं। देखो कह रहे हैं ना 3 सर्कल्स इन इक्वल टू द सम ऑफ देयर डायमीटर्स। अभी यहाँ पर ये डायमीटर्स कह दिए इन्होंने, यहाँ डायमीटर्स क्या है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इन तीनों सर्कल के सेंटर्स हैं आपके पास, क्या है आपके पास, इन तीनों सर्कल के सेंटर्स हैं आपके पास। उन सेंटर के दरमियान के डिस्टेंस आपके पास क्या है, AB AC CB हैं आपके पास, ठीक है। इन्हें आप अगर ज्वाइन कर दो तो आपके पास पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल बन जाएगा। क्या मज़े की बात कर दी। आ जाएं इसको चेक करते हैं। याद रखना ये जो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, एक्सटर्नली कर रहे हैं, और टच कहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे सर्कल 1 सर्कल 2 से कहाँ टच कर रहा है, तो आप बोलेंगे P पॉइंट पे, माशाल्लाह बिल्कुल सही। मैं आपको बोलूं सर्कल 1 सर्कल 3 को कहाँ टच कर रहा है, आप बोलेंगे Q पॉइंट पे, माशाल्लाह ये भी बिल्कुल सही। तो इसी तरह से आप 2 और 3 को भी पहचान सकते हैं कि R पे टच कर रहा है। तो ये देखो थोड़ी सी वर्डिंग लिखी हुई है, 3 सर्कल्स विथ सेंटर्स AB, सेंटर्स AB हैं, ठीक है। तो R1 रेडियस क्या कहते हैं आपके पास, सर्कल 1 का रेडियस है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस
सर्कल 2 का रेडियस यहाँ पर R1 है, ठीक है। तो देखो एक सर्कल में रेडियस कहीं भी निकालो सेम ही रहेगा ना, तो A से लेके R निकाल लो तो भी R1 आएगा, A से लेके P निकाल लो तो भी R1 आएगा, क्यों? क्योंकि रेडियस है ना, और भी एक ही सर्कल का रेडियस है तो सेम ही आएगा। इसी तरह से R2 या R3 लिखा हुआ है, देख लेते हैं, R2 लिखा हुआ है, तो वो एक सर्कल में बन रहा है तो रेडियस सेम आएगा। P से लेकर B तक डिस्टेंस रेडियस है, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, B से लेके Q तक का डिस्टेंस रेडियस है। याद रखना अगर ये P और Q को मिलाओगे ना तो ये कॉर्ड बन जाएगी, छोटी कॉर्ड बनेगी, रेडियस नहीं बनेगी वो। तो ये तो समझ गए ना बात कि क्यों R1 को ही, मतलब दोनों लाइन को R1 क्यों कह रहे हैं, R A और PA को R1 क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बीच में भी वही बात लिखी हुई है। अपने प्रूफ ये करना है कि 3 सर्कल्स टच, मतलब तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, A से लेके B और B से इधर कोई हमने टेंशन नहीं बनाया हुआ, ठीक है। B से लेके C से लेके A, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपके पास टूट रहे हैं ये इन पॉइंटों से, ठीक है, जहाँ पे ये टच हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने AB को, मतलब अगर AB निकालना है आपने तो आपको क्या करना पड़ेगा, AP और PB को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से नीचे भी यही काम करना पड़ेगा। अगर BC निकालना चाहते हो तो BQ और CQ को ऐड करोगे, AC निकालना चाहते हो तो RA या AR और RC को ऐड करोगे। अब इस वाले तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इन वाली तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो देखो AP BC, ये लिखा हुआ, ठीक है, AP BC AC, ठीक है, उसके बाद AP BP, ये सब ऐड हो गए। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो, आप ना R1 को साथ लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, AP को RA के साथ लिख दोगे। तो देखो यहाँ पर AP को RA के साथ लिख दिया ताकि R1 साथ हो जाए, PB और BQ को साथ लिख दिया ताकि R2 साथ हो जाए। देखो PB कहाँ गया, हाँ ये रहा, PB और BQ। इसी तरह से ऐड कर QC और QR को साथ, QC और RC को साथ लिख दिया। अच्छा, अब देखो भाई मैंने भी बताया था ना कि AR और AP R1 है, तो देखो यहाँ R1 आ गया। इसी तरह से मैंने बताया था ना BQ, देखो ये जो लिखा है ना ये जो लिखा है ना BP और BQ, ये R2 है तो R2 आ गया। मैंने बताया था कि ये CQ, देखो ये देखो CQ R3 है और RCB R3 है, तो दोनों ऐड हो गए। तो देखो ऐड होकर क्या बना लेंगे, ये 2 बना लेंगे, 2R1 2R2 2R3, है ना, 2 कॉमन निकाल लो। तो ये बात तो पता चल गई कि AB BC CA को एक्सटर्नली ये टच कर रहे हैं जब भी ये ऐड हो रहे हैं। जब भी 2 रेडियस ऐड होंगे तो इसका मतलब है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर इंटरनली टच कर रहे होते तो माइनस हो जाते। अब तो आपने वो कर ली है ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन्हीं सवालात को इस्तेमाल, मतलब इन्हीं थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए आपने चीज़ों को प्रूफ करना है। तो चले आए आप, हम अपने प्रूफ की तरफ भी बढ़े चलते हैं और चीज़ों को प्रूफ भी करते हैं। तो देखिए आपके पास अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहते हैं इफ़ लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, 2 सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कहने क्या मुराद है इनका, एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल भी सेम ऐसा ही होगा, यानी एक सर्कल को दूसरे पे रख दोगे तो एक ही सर्कल नज़र आएगा क्योंकि सेम जो है इनकी सर्कमफेरेंस है, सेम बाउंड्रीज होंगी। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस सर्कल से लेकर दूसरे सर्कल तक का जो आपके पास रेडियस है ना, वो क्या है आपके पास, मतलब इस सर्कल के सेंटर से लेकर दूसरे सर्कल के सेंटर तक, समझ लो ये दूसरा सर्कल है, एक और सर्कल बना लो, ये दूसरा सर्कल है, तो इसके सेंटर से लेकर इसका जो दूसरे सर्कल का सेंटर है वो आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बस अब ये कह रहा है रेडियस पता कर लो, फाइंड देयर रेडियाई, उनके रेडियाई पता कर लो, यानी दोनों सर्कल के रेडियस क्या होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल का रेडियस होगा जो कि R1 लिख दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे सर्कल का रेडियस होगा। देखो मैंने दूसरा सर्कल नहीं बनाया, चाहे तो बना लेना, ठीक है, बस ऐसे ही एक और सर्कल ड्रॉ कर देना, ठीक है, जैसे कि ये ड्रॉ है, जैसे कि ये ड्रॉ है, ऐसे ड्रॉ कर लेना। तो देखो भाई आपको मैंने बताया ना, उन्होंने कहा कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन में क्या होता है कि चीज़ें सेम आती हैं तो रेडियस भी सेम होगा, R1 R2 इक्वल टू R है, ठीक है, यानी जो R1 है वही R2 है और वही R आएगा आपके पास। तो इस 12 को हाफ़ कर दो,
12 को हाफ कर दो, क्योंकि ये आपके पास O है और O प्राइम है, तो 12 को मैंने हाफ कर दिया। देखो मैंने अब आपके साथ पढ़े हैं ना, तो थ्योरम तो मुझे आ रहा है, वरना मुझे भी नहीं आता। तो O और O प्राइम, ठीक है, तो इसको हाफ कर रहे हो ना, तो ये अब आपके पास R1 R2 और R3 आ रहा है, जो कि 6 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 6 आ रहा है। तो यहाँ तक तो इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ ना बात ख़त्म होती है ना काम ख़त्म होता है, यहाँ से बात और काम अभी आगे जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताएं। मैं सी लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो पूरा लिखूंगा ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर मैं पूरा लिख दूंगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। माशाल्लाह आपको फॉर्मूला याद है। तो दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस सेम होगा, 3.142 और ये 6 और ये C और ये। अब एक बात बता दूं कि इसको करते हैं हम, नज़र नहीं आ रहा होगा ना, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ CIR सर्कल इज। तो देख लो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है। चलो सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 37.70 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल खुद एक लेंथ होती है, तो इसलिए वो आपके पास स्क्वायर में नहीं आएगी, एरिया नहीं है। अब एरिया भी पता करना है, तो एरिया के लिए सिंपल ए ही लिख लो। तो एरिया पता करें या नहीं, बल्कि एरिया पता नहीं करना, एरिया पता करने का काहे नहीं है, जो नहीं का है वो क्यों पता करें। हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके पास था 3, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 तो हो गया। अब क्वेश्चन 4, जितने भी थ्योरम पढ़े हैं ना हमने इस चैप्टर में, सबको रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर वो मुश्किल होगा ये क्वेश्चन करने में, लेकिन मैं इंशाल्लाह ऐसे करा दूंगा कि आप लोग ना लाइक कर दोगे चैनल को और सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो चलो आओ, क्वेश्चन 4 में डायग्राम नज़र आ रही है, 2 सवाल आते हैं, एक सवाल नहीं है क्वेश्चन 4 में। कहते क्या हैं, इफ़ PA और PB जो है वो आपके पास आर टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, मतलब ये जो PA और PB है ना, ये टेंजेंट्स हैं आपके पास, फ्रॉम A एंड P आउटसाइड एज इंडिकेट इन द फिगर। देखो बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन बना के दिखाना तो लाजमी होगा। ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है, दोनों टेंजेंट है। इन टेंजेंट को इन्होंने क्या कहा है, लिखा हुआ है PA PB, क्या है भाई साहब आप लोगों के पास, अच्छा, टेंजेंट जहाँ पर मिलती है ना उसको P बोलते हैं, बुक में भी ऐसे ही करा हुआ है। तो AP और BP के बन गए होंगे ना, तो ये अब ये पूरा एंगल था 110 का, यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर एंगल 110 का आ रहा है तो इसका मतलब जो भी लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। तो आपके पास, आपने यहाँ क्या करना है, आपने अननोन एंगल निकालना है P। ये एंगल 90 का है, मैंने बता चुका हूँ, बार बार फिर पढ़ा रहा हूँ, हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि जब भी रेडियस या रेडियल सेगमेंट जिसे आप कहते हो वो टच करती है टेंजेंट को, तो परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर एंगल बनता है। तो भाई देखो PA लिखा है ना, हाँ PA याद रखना, यही ऐसी दूसरा सवाल भी है, PA और P, ये एंड का साइन है, ठीक है, PA और PB दोनों क्या हैं, टेंजेंट। अच्छा, थोड़े टाइम पहले पढ़ाया था कि ये जो आपके पास 120, मतलब ये जो 110 है, ये आपके पास क्या करेगी, ये आपके पास जो भी चीज़ है मतलब उससे बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, ठीक है। आपने बस एंगल ना P बताना है और कुछ नहीं बताना। देखो भाई, ये यहाँ से अगर कोई लाइन निकलेगी ना, अगर मैं इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर दूँ, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ये जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बाइसेक्टर है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो होती है ना जो परपेंडिकुलर लाइन को काटती है। ये बाइसेक्टर है, ये जो लाइन नज़र आ रही है ये वो सेंटर हुआ है, ये बाइसेक्टर है। अब आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर सर ये बाइसेक्टर है तो जो ये ओ पर एंगल बन रहा है ना ये हाफ बन रहा होगा, यानी 110 को डिवाइड कर दो 2 से, यानी समझ लो ट्रायंगल 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रायंगल 1 की बात कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल 1 में आपके पास क्या बन रहा है, ए ओ पी, तो आपके पास क्या आ रहा है, ए ओ पी क्या आ रहा है आपके पास 55 ही आ रहा होगा ना भाई, देख लो गलती ना हो जाए भाई, 110 डिवाइडेड बाय 2 55। पेपर में भी मैं यही करता हूँ, पता होता फिर भी एक बार कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते, आप भी करते होगे। अच्छा तो देखो अब आपके पास ये ट्रायंगल 1 को लेकर स्टडी कर लो, आपके पास पी आ जाएगा। तो 55 आ गया आपके पास। आपने पढ़ रखा है ना ये 90 का एंगल है, याद रखना ये 90 का एंगल है। एंगल ए जो है ना आपके पास ट्रायंगल पी ए ओ में जो आपके पास एंगल यही ट्रायंगल बनाया है, देख लो इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, इसमें भी पी, इसमें भी ई, बस एंगल ये वाला बना है, इसलिए उसको बीच में रखा है। जो चीज़ बीच में होती है उस पर एंगल बनता है, तो वो 90 है। अब अगर 2 एंगल पता हो, तीसरा एंगल कैसे निकालोगे ट्रायंगल में, याद आया फॉर्मूला, एरिया ऑफ मतलब एरिया बोल रहा हूँ, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कभी भी 180 से बड़ा नहीं आएगा और ना ही 180 के छोटा आएगा। अगर 3 एंगल बन रहे हैं ट्रायंगल में, उनको सम कर दोगे तो वो 180 आ जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास ए है, बीटा हमारे पास ओ है और गामा हमारे पास पी है। अब आपको क्या क्या पता है, ए पता है, ए क्या है 90, ओ क्या है 55, ठीक है। चलो अब जल्दी से ऐड कर दो 90 प्लस 55 को 145 को उधर ले जाओ 145, तो 18 माइनस 140 145 35। अब 35 जो आया है ना वो सिर्फ ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल आया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आया। मैंने बताया था इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दोगे ना इसके साथ, तो जो पूरा एंगल पी है ना वो आ जाएगा, ठीक है। यानी जितना हिस्सा यहाँ पर आ रहा होगा ना उतना ही हिस्सा यहाँ पर भी आ रहा होगा। तो 2 मल्टीप्लाई कर दो या 35 को 35 में ही ऐड कर दो या ऐसे कर लो, जैसा आपको बेहतर लगे भाई, ठीक है। तो कितना आ रहा है जी, बिल्कुल 80, नहीं 80 कैसे आ सकता है भाई, क्या हो गया 70, ठीक है। चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक करा काम, इसी बात पे करेंगे आप सब्सक्राइब, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ लिखे रहने देते हैं, बस ये वैल्यूज़ मिटा देते हैं क्योंकि बस उन्होंने वैल्यूज़ तब्दील करी हैं। अब आपके पास हाँ तब्दील तो करा लेकिन एक सीन कर दिया, वो सीन ये किया है थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। बाकी जो पार्ट बी है ना इसका सब सेम है, ये पार्ट बी कर रहा हूँ। इन्होंने कह दिया है हमारे स्टूडेंट्स, ये कहा है इन्होंने कि ये जो पूरा आपके पास पी है ना, पी ये पूरा पी है। आप स्टडी अपना ट्रायंगल 2 की मदद से करेंगे, हम ट्रायंगल 1 की मदद से नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं ये जो पूरा पी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पी है ना वो 80 का है, सिर्फ एक हिस्सा नहीं पूरा हिस्सा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ट्रायंगल 2 को देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप स्टडी करोगे ट्रायंगल पी ओ बी पर। मैं बस इसलिए स्टडी करा रहा हूँ ट्रायंगल पी ओ बी पर के पहला ट्रायंगल तो स्टडी कर चुके हैं, हम दूसरा भी कर लेते हैं ताकि हमारी और अच्छी कैलकुलेशन हो जाए और अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएं। तो मैंने बताया था बाइसेक्टर क्या करता है, 2 हिस्सों में तोड़ देता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एंगल पी ओ बी अगर निकालना चाह रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये गलती हो गई है, अगर मैं एंगल ओ पी बी निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 80 को डिवाइड कर दूँगा 2 से, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ बाइसेक्टर 2 हिस्सों में तोड़ता है, यहाँ बाइसेक्टर ही है ये 40। अच्छा अभी वही पता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। अल्फ़ा ले लो बी को और बीटा ले लो ओ को
और गामा ले लो, पी को अपनी मर्ज़ी से ले लो, कोई मसला नहीं है, बस ये नहीं है कि बी 2 बार ले लेना, एक ही बार लेना। तो बी क्या है, बी बता रहा हूँ 90 है, ठीक है 90 है, 90। तो एंगल ओ तो मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले एंगल ओ का एक हिस्सा फाइंड कर लेता हूँ, तो इसलिए ओ तो ऐसे ही लिख लेता हूँ। और 40 आ रहा है, पी मैंने अभी आपको बताया ना, अगर हाफ़ कर रहा हूँ तो 40 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करें कितना आ रहा है 130, ठीक है। उस तरफ ले चलें, उनको बोलें कि हमें उधर आप चाहिए, तो कितना आ रहा है भाई -130। तो ये तो अभी हाफ ओ आया है, याद रखना पूरा ओ नहीं आ रहा है, कहीं आप समझें पूरा ओ निकाल लिया, हाफ ही निकला अभी तक वो। तो 180 माइनस 130 50, अब 50 में आप ऐड मल्टीप्लाई कर दें 2, क्योंकि आपको पता है ना बाइसेक्टर है, या फिर 50 से 50 को ही ऐड कर दें, दोनों में एक ही बात है। बस ये छोटे छोटे रिलेशंस अगर आपको आते हैं ना, तो समझ लीजिए आपके लिए मैथ आसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया, जैसा हमने करना था वैसा ही हमने किया, ठीक है। 50 आया है और उसके अंदर ऐड कर देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा ये तो अब हो गया है, मतलब ये वाला तो काम हो गया है ना। तो अब आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरम बेस है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल थ्योरम बेस क्वेश्चन आ गया है हमारे पास नेक्स्ट। उसके बाद 2 छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले ये थ्योरम बेस क्वेश्चंस क्लियर करना होगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ना अपने वाइट बोर्ड को कहता हूँ कि आप साइड में हो जाएं और हमारा जो है ना नोट्स को आने दें। अब इनकी बारी आ गई है, अच्छा लेकिन नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको ना, चले अब ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है भाई, आ गए ना नज़र। तो भाई दिल से पढ़ो, जैसे मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ ना, आप दिल से पढ़ो, ताकि फिर मैं भी सीख पाऊँ, आप भी सीख पाऊँ, मतलब मैं भी सीख पाऊँ से मुराद ये है कि फिर मैं भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊँ। क्योंकि देखो आप लोगों का इंटरेस्ट लेना बेशक मुझे मोटिवेट करता है, नो डाउट, ऑडियंस सुनेगी तो मैं बताऊँगा ना कुछ, तो बस वही है, आप लोग दिल से पढ़ो तो मैं दिल से पढ़ाता हूँ। लेकिन पहले मुझे मेहनत करनी होगी ताकि आप लोगों तक कुछ मटेरियल तो पहुँचे। तो शो डैट, अच्छा इस वक्त जो मैं बातें कर रहा होता हूँ ना वीडियो के हिस्से में, वो बिल्कुल मैं फ्री होके करता हूँ, नॉर्मल होकर, जैसे भी नॉर्मल इंसान, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता हूँ। बिल्कुल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कुछ सीखना है इस लेक्चर से और कुछ हासिल करके जाना है। जैसे मैंने सीखा आप भी सीखें, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। और कभी कोई रुकावट आ जाए ना, डरना नहीं है, मेहनत करनी है बस। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, शो डैट इफ़ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ये वही बात दोबारा आ गई है, ये वही चीज़ ना जो इन्होंने हमने पहले थ्योरम में की थी ना, वही बात दोबारा आ गई है। आपको यहाँ देखो यही प्रूफ करना है, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, यहाँ एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये शो करना है। देन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। देखें क्या है, इसको एक्सप्लेन करूँ। ओ से लेके बी तक आर है, ओ और ओ प्राइम से लेकर बी तक आर स्लैश है, ए सी आपके पास टेंजेंट है, और रेडियल सेगमेंट देखो यहाँ लिखा हुआ है ओ बी ए सी के 90 है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब रेडियल सेगमेंट टेंजेंट को टच करता है तो रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो इसी तरह से ओ बी ए सी परपेंडिकुलर, और ओ प्राइम बी और ए सी परपेंडिकुलर, आप समझ गए। और जब दोनों को ऐड करोगे 90 को तो 80 बन जाएगा। अगर 80 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं। ओ बी, ये लिखा हुआ है, कुछ लिखा, देखिए क्या लिखा हुआ है, ओ बी ओ प्राइम आर कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंड बी लाई बिटवीन ओ एंड ओ प्राइम, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर। मतलब कोलिनियर का मतलब तो पढ़ चुके हो ना भाई, कि वो पॉइंट जो कि आपके पास कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके पास जो हैं वो एक ही लाइन को लाई करते हैं, मतलब एक ही लाइन पर जो है वो लाई करते हैं। अच्छा ये काफ़ी बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा, है ना, चलो इसे छोटा करते हैं। तो थ्योरम देख लिया, अब थोड़ा सा आंसर भी देख लो, मतलब अब क्वेश्चन 5 भी देख लो, थोड़ा सा ना सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन 5। चलें
क्वेश्चन 5। अच्छा क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 है। मैं क्वेश्चन 5 तो थ्योरम था ना हमारा, हमने कर लिया ना, एक चीज़ को दो बार तो नहीं करेंगे हम। कहते हैं इफ़, असल में ये जो है ना मैंने इस पे लगाया हुआ था लाइट पे, तो वो लाइट से निकल के गिर गया। चलो, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो फ्लैश लाइट लगी हुई है, मतलब ये जो लाइट लगी हुई है ये बहुत करीब है मेरे चेहरे के, तो अगर ज़रा भी चेहरा आगे की तरफ आ जाता है ना तो करंट लगने का खतरा रहता है। और इसमें से तार भी जो है ना वो कट गया है, सही करवाऊंगा इसे। देखिए क्या कहते हैं, इफ़ टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल, दो कॉर्ड हैं एक सर्कल में, यानी सर्कल एक है, कॉर्ड दो हैं। ऐसा होता है ना, बोतल एक होती है और स्टूडेंट दो होते हैं, तो फिर वो हाफ हाफ करके पी लेते हैं ना, तो वही बात है। तो दो कॉर्ड हैं सर्कल में, तो चलो जो इन्होंने कहा है ना उसको ड्रॉ करते जाते हैं ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी अच्छी हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। ठीक है, अब देखें सर्कल कितना प्यारा बना है, ये चेक करें आप। यानी ये बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप बार बार किसी काम को करेंगे ना, आप उसमें परफेक्ट बनेंगे, अच्छे बनेंगे, उसमें आपको एक्सपर्टीज़ आ जाएगी। ये दो कॉर्ड है ना, बिल्कुल भाई, क्योंकि सेंटर ये है, सेंटर को तो टच ही नहीं कर रही, तो यानी डायमीटर तो नहीं होगी। बिल्कुल बात सही है जी सर, आपने बिल्कुल सही कह दिया। चले, मैंने सही कह दिया, आपने मान लिया, तो फिर हम मान लेते हैं। चलो भाई अब आगे देखो क्या कहते हैं। सीडी होती थी ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, गेम्स वेम्स आते थे उसके अंदर, AB। ठीक है, नाम दे दिए कॉर्ड्स को। अब देखो भाई आपके पास जो एक आर है ना, आर जो है वो आपके पास, इसको पहले मैं ड्रॉ करता हूँ फिर बताता हूँ क्या कहते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में जब ये लाइन बना रहे हो ना, अब ये कंस्ट्रक्शन की लाइन है तो इसलिए डॉटेड बनती है। ये तो कॉर्ड तो उन्होंने कहा हुआ था तो इसलिए उसे डॉटेड नहीं बनाया गया। अच्छा देखो ओ, ये है आपके पास, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस रेडियस है ना, पता है हमें रेडियस है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेडियस है। ये है कितना, 2.5 का है, 2.5 सेंटीमीटर। छोटा सा लिखा है, समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, अच्छा अब यहाँ समझ लो कि रेडियस तो उन्होंने हमें कह दिया। मैं सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इफ़ टू कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, दो कॉर्ड हैं सर्कल में और रेडियस जो है ना वो आपके पास, यानी सेंटर से लेकर कॉर्ड के एंड या स्टार्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस है आपके पास, वो है 2.5 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड, ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ना वो एक दूसरे से कितना दूर है, 3.9 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड्स, ये पॉइंट शायद इतना बेहतर विजिबल ना आ रहा हो, अब बेहतर होगा, 3.5 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, कॉर्ड की लेंथ क्या है आपके पास। अच्छा यहाँ पर ना एक लेंथ की कॉर्ड बोली है उन्होंने, दो लेंथ की कॉर्ड नहीं बोली है, तो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि दूसरी लेंथ की कॉर्ड भी यही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वाकई क्या है या नहीं ऐसा। और बाकी आपको तो पता है डायमीटर से जो लाइन निकलती है कॉर्ड को काटती है वो 90 के एंगल पे काट देती है, तो ये 90 हो गया एंगल। अच्छा वो जो है ना लिख देता हूँ मैं 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ़ के ऊपर 1.4 सेंटीमीटर लिखा है। तो अपनी डायग्राम को बेहतर कर लेना, अगर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं हो रही थी तो अब हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों से भी। अब आ जाते हैं, हमने पता क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड। अच्छा दूसरे कॉर्ड की लेंथ पता कर लो, बस इतना उन्होंने कहा है। देखो रेडियस तो हमें पता है और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है ना वो मिड पॉइंट होगा दोनों कॉर्ड के दरमियान। तो अगर मैं ये वाला मतलब 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो वो वाला डिस्टेंस भी शायद 3.9 हो सकता है। अच्छा एक चीज़ की करेक्शन करना मेरे से, एक चीज़ में मैंने गलत बोल दिया है कि वो ये है कि ये 3.9 जो है ना वो सिर्फ ओ से लेकर एफ़ तक का डिस्टेंस नहीं है। 3.9 आपके पास एफ़ से लेके ई तक का डिस्टेंस है, ये याद रखना। ये मैंने थोड़ा सा ना जल्दबाजी में गलत बोल दिया ये लफ्ज़, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे ना गलती हो गई है। ठीक है, बाकी तो सब सही है, बस ये याद रखना, बाकी सब सही है। अच्छा अब देखो हमने क्या करना है, हमने इस वाले ट्रायंगल को स्टडी करना है, ट्रायंगल CFO। ठीक है, ये इसको स्टडी करना है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल आपको नज़र आ रहा होगा ना इधर 90 का बनता हुआ। तो हमने क्या करना है, अच्छा याद रखना C से लेके D तक का डिस्टेंस आपके पास 1.4 है और ये F मिड पॉइंट है। F क्या है, मिड पॉइंट, यानी अगर आप 1.4 को डिवाइड कर दोगे ना 2 से तो C से लेके F तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो
तो सी से लेके एफ तक का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। 1.4 तो डिवाइडेड बाय 2 करने से आपके पास सी से लेके एफ तक का डिस्टेंस इजीली आएगा 0.7। अच्छा, अब आपके पास हाइपोटेनियस गिवन है, क्योंकि रेडियस के सामने हाइपोटेनियस 90 का जो एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेनियस होती है। तो ये नहीं है कि रेडियस ही हाइपोटेनियस होगी या बेस ही हाइपोटेनियस होगी, नहीं, जो भी 90 का एंगल के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस है। सबसे बड़े एंगल वाले के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो जो कि आर है, रेडियस है बेसिकली, लेकिन आप इसे कह सकते हो CO, ठीक है, चेयरमैन जो होता है ना CO, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या पता करना है, FO, क्योंकि FO अननोन है ना। आपको 3.9 जो है ना वो F से लेकर E तक का डिस्टेंस पता है, और याद रखना F से लेकर O से लेकर E ये मिड पॉइंट नहीं है, यानी ये O मिड पॉइंट नहीं है F और E का। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि 3.9 से आप 2 डिवाइड कर दोगे तो FO आ जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड बड़ी है, वो कॉर्ड छोटी है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कॉर्ड बड़ा छोटा है, ठीक है। तो FO पता कर लेते हैं हम, अननोन जो है। थ्योरम तो आपको पता है माशाल्लाह से, पाइथागोरस ही लगेगा, ठीक है। पाइथो हो गया, तो पाइथागोरस, THEOREM, थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मैंने बता दिया आपके पास क्या है, CO है, क्यों, क्योंकि उसके सामने 90 का एंगल बना हुआ है। परपेंडिकुलर आपके पास FO है जो आपने पता करना है, और BO नहीं है भाई, ये B क्या है, हाँ B क्या है, CF है, ये भी स्क्वायर। तो CO क्या था 2.5 और इस पे स्क्वायर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब ड्यूरिंग द वीडियो आप लोगों की कॉल वॉल आती है ना तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कोई और टीचर अटेंड कर लेता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना इसीलिए। लेकिन जब बहुत ज़रूरी होती है तो वो मैं अटेंड भी कर लेता हूँ, ताकि कोई बच्चे को ऐसा काम ना हो जिससे उसको बहुत मुश्किल हो रही हो, तो इसलिए। तो जब मैं स्क्वायर ले रहा हूँ ना इसका, तो ये आ रहा है 6.25। अच्छा, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 0.7 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 0.49, और 0.49 यहाँ के माइनस हो गया, तो ये FO आ गया है मेरे पास। छोटा छोटा करके लिखते हैं ताकि पूरा सवाल एक ही में हो जाए। 6.25 माइनस 0.49, तो आंसर आ रहा है आपके पास 5.76। अब आपने स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको नोट्स का बता देता हूँ। देखो, ग्रुप में ऐड होना है ना तो फ़ीस है 1500 सालाना। अब ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना, नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, गैस पेपर का सॉल्व, बुक, प्रैक्टिकल बुक्स, नोट्स, सब चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह, और वीडियो लेक्चर्स और एनिमेशन सब मिलेंगे इंशाल्लाह। और अगर ग्रुप में ऐड नहीं होना, सिर्फ नोट्स चाहिए, तो 500 फ़ीस है सारे सब्जेक्ट की। नोट्स में न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर गैस पेपर चाहिए तो 200 है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज गैस पेपर है, यानी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सब एक सेपरेट कर दिए। तो अगर ग्रुप में ऐड हो गए ना तो ये चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चीज़ें चाहते हो, नोट्स चाहते हो, तो 500, और मतलब गैस पेपर चाहिए तो 200, ग्रुप की फ़ीस सालाना 1500। इजी पैसा नंबर आ रहा होगा शुरू में, उसी पे कांटेक्ट कर लो, इजी पैसा करके बता दो, इंशाल्लाह ऐड कर लेंगे। कई 100 बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हैं, ठीक है, कई 100, और इंशाल्लाह ये नंबर हज़ारों में होने वाला है बस। तो देखें, आपके पास FO और वो आ गया था, तो FO अब हम निकाल लेते हैं जल्दी से। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, तो हाँ 5.76 का स्क्वायर आपके पास आएगा 2.4, 5.76। अब आपने क्या करना है, आपने OE निकालना है, ठीक है, या EO कह लो, एक ही बात होगी। तो ये मैंने इसके ऊपर ना अभी ड्यूरिंग द वीडियो ये बार्स डाल दिए थे स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि वो लाइन्स है ना इसलिए। तो लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, तो बस स्ट्रेट लाइन को, हर लाइन को नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको F से लेके E तक का डिस्टेंस निकालना है, या E से लेके F तक का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, FO में ऐड करना पड़ेगा EO को, ठीक है। और ये लाइन्स है। FE कितना है मेरे पास, देखो FE 3.9 है। FO कितना है मेरे पास, FO ऊपर निकाला 2.5 है, तो ये
EO आ जाएगा। तो इसको मान ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा 3.9 माइनस, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, है ना। तो 3.9 को इधर ही रखे रहने दो, -2.4 रख लो और EO आ गया। EO को पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो तरफ माइनस करो 3.9 में से 2.4, तो 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब 1.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना था, सामने वाले कॉर्ड की लेंथ पता करनी थी ना। तो देखो ये भी रेडियस ही है बेसिकली, तो रेडियस है तो ये भी 2.5 ही होगा ना। तो हमने AB को पता करना है अब। तो मैं क्या करूँगा, AB को पता करने के लिए सिंपल मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो मैं जहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ ना इस सवाल को, उसके आगे की कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पता करना है ये भी मेरे पास आ गया है EO। तो दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि मैं पता करना चाह रहा हूँ AE, और जो भी AE आएगा उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि उसने मिड पॉइंट पे कट किया होगा। तो हाइपोटेनस क्या है, वही 2.5 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा देखो AO है आपके पास रेडियस, AO जैसे OC है वैसे AO है, तो ये भी 2.5 है आपके पास, ठीक है। बाकी आपने EO तो निकाल रखा है, ये रहा आपके पास EO। तो मैं काम करूं क्या, आप लोगों के लिए वो लिख दूं हाइपोटेनस, और ये देखो इसके सामने वाला जो एंगल है वो सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। तो वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास ये रहा AO का स्क्वायर इक्वल टू EO का स्क्वायर प्लस AE, ठीक है, AE, समझ गए ना। तो 2.5 का स्क्वायर EO आपने निकाला, 1.5 का ये भी स्क्वायर प्लस AE, ठीक है, AE। अच्छा तो मैंने क्या करा, मैंने 2.5 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ 6.25, ये लॉन्ग में आ सकता है सवाल, 1.5 का स्क्वायर। और ये मेरे ख्याल से ना हमने इम्पोर्टेंट में भी दिया नहीं, इम्पोर्टेंट में इसके ऊपर वाला दिया हुआ है, तो इसको भी कर लेना इम्पोर्टेंट में, ठीक है। तो 1.5 का स्क्वायर आया आपके पास 2.25 AE, इसको इधर ले आओ, 6.25 माइनस 2.25 इक्वल टू AE का स्क्वायर, AE इक्वल टू स्क्वायर में आ गया ना। तो देखो क्या कहते हैं ये कि 6.65 माइनस 2.25, 4 का स्क्वायर, तो आप बच्चों को पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। अब इसके साथ और 2 मल्टीप्लाई करा दो, या फिर 2 को 80 करा दो, आपके पास AE आ जाएगा जो कि है 4, ये आंसर है। अब हो क्या रहा है मैं ये बता देता हूँ। देखो भाई हमने पढ़ रखा है, ये जो लाइन होती है ना वो कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो A से लेके E तक का डिस्टेंस बराबर होगा E से लेके B तक। तो अगर A से लेके E निकाल लिया है ना, तो 2 और उसमें ऐड कर दोगे, यानी जो भी आया उसमें अगर वही ऐड कर दोगे या 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास पूरा ए बी आ जाएगा। तो अभी AE आया है ना मेरे पास, जब 2 मैंने उस पर मल्टीप्लाई कराया तो वो AB हो गया। ये आपका आंसर था, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है, कोई गड़बड़ी है ही नहीं। तो हमने कॉन्सेप्ट लगा के करा ना, तो बिल्कुल ठीक हो गया। चलो ये हो गए हैं। अब जो थ्योरम हमने सबसे पहला पढ़ा था ना, सबसे आखिर में उसका क्वेश्चन है, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या बना दिया, सही नहीं बना। ये 3 है ना, 3 तो बड़ा मुश्किल से बनेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन गया ये, ठीक है। अब देखो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल ही बनेगा, क्योंकि इसको मिटाओ फिर से यार, सही से बना दें, आ जाओ। ये तो डायग्राम दिखा दूँ क्या सिर्फ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे टच कराना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे टच कराना है, तो इलिप्स बन गया सर्कल के बजाय। ये तो लग रहा है सिर्फ सर्कल बनाने में सारी जगह चली गई।
चलो इन सर्कल्स को छोटा कर देते हैं ताकि ना वो सर्कल भी फिट हो जाए। ये एक बड़ा सर्कल, ये एक छोटा सर्कल, और इनके साथ एक और बड़ा सर्कल, लेकिन इंटरनली टच नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नली टच होना चाहिए। अब बेहतर है ना? अब बेहतर, ऐसा लग रहा नहीं 3 छोटे छोटे से पत्थर रखे हुए हैं। तो भाई अब ऐसे ही बनेगा, लेकिन अच्छा बना है वैसे माशाल्लाह से, वो इतना बुरा नहीं बना, मतलब 10 आउट ऑफ 6 तो मिल ही जाएंगे कम से कम। चलो अब इन्हें टच कर दो, ये बन गया एक ट्रायंगल, और इसके पैरामीटर आएंगे आपके पास 2, ये सी है, ये बी है, ये ए है ना? तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कह देता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी कह देता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ कह देता हूँ। तो पता है आपको, यहाँ पर R1 आएगा, यहाँ पे भी R1 आएगा, यहाँ R2 आएगा, यहाँ भी R2 आएगा, यहाँ R3 आएगा, तो यहाँ भी R3 आएगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल में तो रेडियस सेम ही रहेगा ना। ठीक है, तो जैसे मैंने बता रखा था। तो वो क्वेश्चन में क्या कहा है, मैंने डायरेक्ट डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ़ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल्स हैं और तीनों एक्सटर्नली पेयरली टच कर रहे हैं, तो वो तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है पी, ये पी पॉइंट तो शायद इधर ही बना दिया मैंने, ये इधर बना दिया, पी पॉइंट पे टच हो रहा है, एफ पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है, और आर पॉइंट पे टच हो रहा है। ये वाला जो आर है ना, ये आर रेडियस का नहीं है, ये आर इस पॉइंट के टच का है, जो मैंने नीचे कर दिया आपके लिए। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर। अच्छा, अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? एक रेडियस ऑफ सर्कल है आपके पास 4 सेंटीमीटर और एक है आपके पास 5 सेंटीमीटर। चलो R1 ले लो, अपनी मर्ज़ी से ले लो, R1 बड़ा बनाया ना आपने, तो R1 ले लो 5 सेंटीमीटर, R2 ले लो, ये 2 रेडियस आपको दिए हैं, यानी रेडियस की जमा रेडियस होती है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, तीसरे सर्कल का रेडियस पता कर लो, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, सॉरी मैंने सर्कल का पेरीमीटर बोल दिया, ट्रायंगल का पेरीमीटर दिए हैं, और रेडियस के सर्कल है, सर्कल का रेडियस है। आखिर वक्त में ऐसे ही होता, पढ़ाते बोलो कुछ निकलता है कुछ है मुझसे, ठीक है। अच्छा, थ्योरम नंबर फर्स्ट खोल लो। कितनी बार हमने इस थ्योरम को, मतलब थ्योरम नंबर 1 नहीं है, मैं देखता हूँ कौन सा थ्योरम है। हाँ, थ्योरम नंबर 26.4 का एग्जाम्पल 1 वाला थ्योरम देखो, यही चीज़ बनी हुई है, थ्योरम पढ़ रखा है। क्या कहा था? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ABC है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2R1 प्लस R2 प्लस R3। कर लोगे फाइंड? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हो जाएगा। चलो इसको अच्छा सा बना के लिख देते हैं ताकि आपको समझ भी आ गया ना। अब तो ये P लिख रहा हूँ पेरीमीटर के लिए, ठीक है, A नहीं, वो नहीं लिख रहा हूँ ट्रायंगल बना के, क्योंकि 2R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा भाई देखो कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है ना पेरीमीटर, और 2 तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है हमारे पास। R1 आ गया 4 और ये आ गया, R1 ले लिया 5 और ये 4 ले लिया, और ये R3 आ गया, और ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा। 35 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 4 9 प्लस R3, तो सॉरी 35 है 32 है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। हाँ 35 है, मैंने कहा शायद 32 को 35 लिख दिया मैंने गलती से ना, हो जाती है अक्सर मुझसे ये गलतियाँ, तो बहुत ही होती है। 17.5, ठीक है। अच्छा 9 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो ये R3 आ गया आपके पास। R3 कितना आ रहा है, 17.5 माइनस 9, 8.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। अच्छा अब ये सही है या गलत, कौन बताएगा मुझे? तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ठीक है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो ये नोट्स में ना लॉन्ग में दिया बता मैंने, शॉर्ट का क्वेश्चन है ये, लेकिन कोई मसला नहीं है, शॉर्ट में आए लॉन्ग में करेंगे इंशाल्लाह, पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे, आँख लगा देंगे पेपर में। तो भाई समझ में आ गई सब चीज़ें, कुछ तो ऐसा नहीं है समझ नहीं आया हो, तो नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कि आपने ना ये सब चीज़ें करके जानी है पेपर में, ताकि ये जो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ ना आपके लिए मेहनत वसूल हो जाए। अपनी दुआओं में बस याद रखना मुझे, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। बाकी यही कहूँगा कि मेहनत करो, तालीम पे फोकस रखो, इंशाल्लाह
कामयाबी मुकद्दर बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।